पहलगाम में हिंसा भड़की, आतंकियों ने 28 सैलानियों को मारा। चलो नेताओं फिर दोहराओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा। जी हां, पहलगाम में जो दुर्दांत तरीके से, बर्बर तरीके से, वहशियाना अंदाज में टीआरएफ ने जो हरकत की है, उस नापाक हरकत के बाद भारत समेत विश्व की मानवता हिल गई है, झकझोर कर रख दिया है इस पूरे हादसे ने, इस पूरे घटना में। तो ये आखिर था क्या, क्यों हुआ, और आज तक दुनिया में कभी किसी आतंकी संगठन ने पहली बात सैलानियों को निशाना नहीं बनाया। दूसरी बात, आतंकी संगठनों ने जब भी कोई ऐसी हरकत की तो उस हरकत के पीछे उनकी जो मंशा होती थी, उसमें धर्म और मजहब इस तरह नहीं पूछा जाता था जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया। तो एक बात साफ हो गई कि ये जो जुमला था कि आतंक का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, अगर ये सच है तो धर्म पूछकर सैलानियों को आखिर क्यों मारा गया। मेरे साथ समूचे मामले में एक समीक्षा के लिए, एक गहन विश्लेषण के लिए और मुद्दे को समझने के लिए युवा साथी पत्रकार अनिकेत दीक्षित हैं। और आपको बता दूं कि अनिकेत का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फौज से है, लिहाजा अनिकेत जम्मू कश्मीर को बहुत नजदीक से देख चुके हैं। तो अनिकेत मेरे सहयोगी भी हैं। हम दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि अनिकेत से मैं बात करूं और ये समझूं कि आखिर ये हुआ क्या है। अनिकेत, क्या लगता है, आपने बहुत, मुझे लगता है बचपन भी आपने गुजारा वहां पर और उससे संभालने तक भी कई बार आपका आना जाना रहा, आपने वादी को कई रंगों में देखा है। ये जो रंग है, ये जो बदरंग हुई है वादी, मतलब रक्त रंजित जिसको कहते हैं, पूरी लाल कर दी घाटी। क्या लगता है, पहला आपको क्या लगता है कि क्या ये केंद्र शासित प्रदेश से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग से इसको स्थापित करने की जो पहल मोदी सरकार ने की, वो क्या कोई गलती थी? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को और सबको ये बताऊं कि जब से मैंने होश संभाला, कश्मीर को मैंने डर में ही देखा। मेरे जन्म से पहले कश्मीर कैसा था मैंने नहीं देखा, ठीक। और कश्मीर जिस हिसाब से वहां फौज तैनात की गई, जिस हिसाब से वहां एक रेडिकल टेररिज्म हमेशा बना रहा, कश्मीर को मैंने वैसा देखा। कश्मीर को शांत मैंने बस कुछ लम्हों के लिए देखा कि हाँ, कि कश्मीर 370 हटने के बाद राष्ट्रपति शासन के अंडर जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई, कश्मीर को मैंने उस समय शांत देखा। कहीं ना कहीं कश्मीर का नाम सुन के दिल में ना एक वो कहानियां कहती हैं कि गर फिरदौस ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, स्वर्ग है तो यही है। बट मैंने उस स्वर्ग को कभी स्वर्ग जैसे नहीं देखा है। मैंने उस स्वर्ग को हमेशा नर्क से बदतर देखा है। धड़ाधड़ बंदूकें चलना, पहाड़ी वॉरफेयर होना, कम्युनल वायलेंस होना, फौज के साथ मारपीट होना, फौज पे हमले होना, लोकल जनता पर हमले होना, ये सब देखा। लेकिन इस बार दिल और ज्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि टूरिस्ट पे हमला ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात अनिकेत की आप धर्म पूछ रहे हैं, उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन के लिए निर्वस्त्र कर रहे हैं और फिर आप गन पॉइंट पे लेके उनको सीधे आप शूट कर रहे हैं, शूट एट साइट अंदाज में। तो ये बात कहां तक गले उतरने वाली है?
हमेशा हमने कहा कि आतंक का, अपराधियों का, क्राइम करने वालों का, जराइम पेशों का कोई ऐसा धर्म मजहब नहीं होता। उनका मजहब होता है सिर्फ क्राइम क्राइम क्राइम। ये उतना ही बड़ा झूठ है। मैं अपनी मीडिया की पढ़ाई के टाइम से बात कर रहा हूं कि जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी मीडिया में, या उससे पहले भी मैं जिस पढ़ाई में था, मैं इस कहावत को कि धर्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और अहिंसा परमो धर्मा, ये दो दुनिया के सबसे बड़े झूठ मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के दो सबसे बड़े झूठ हैं जो हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा की तरह फैलाए गए हैं। पहली बात तो अहिंसा परमो धर्मा नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो उसका जवाब हिंसा से ही होता है। वो तो गीता में भी कहा है जी, गीता में अलग तरह से बिल्कुल गीता ने कहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ दो तो कोई भी दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए, छोटे से छोटा देश बता दीजिए, जो हिंसा का जवाब अहिंसा से देता हो। नहीं, लेकिन ये जो हुआ है। और दूसरा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मुझे आप इतिहास का एक केस ऐसा बता दीजिए कि जय श्री राम बोल के मैंने किसी टावर में प्लेन घुसा दिया हो, प्रेज द लॉर्ड बोल के मैंने कोई बिल्डिंग उड़ा दी हो, या वाहेगुरु जी दा खालसा बोल के मैंने लोगों के गर्दन उतार दी हो। लेकिन एक नारा इतना कंट्रोवर्शियल बन चुका है कि वो बोल के तार जोड़ के बम भी बना दिए जाते हैं, बम से उड़ा भी दिए जाते हैं। और यह साबित करता है इस झूठे प्रोपेगेंडा को कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, लेकिन ये जो हुआ घाटी में हुआ, अब टाइमिंग देखिए, जुलाई में अमरनाथ का, बिल्कुल, और रूट वही है जिसको चुना गया। बिल्कुल। तो क्या टीआरएफ का कोई इसके पीछे एजेंडा में सिर्फ टीआरएफ, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट भी बोला जाता है, जो लश्कर तोयबा का एक मुखौटा भी बोली जा रही है, मैं उसको भी एक ये क्लियर मैसेज दे देना चाहता हूं कि आप कितने भी हथकंडे अपना लें, राइफलों से, बम के गोलों से, कि वहां टूरिस्ट ना आए, जैसा आपने बोला अमरनाथ की यात्रा, तो अमरनाथ की यात्रा तो तब भी बंद नहीं हुई थी जब औरंगजेब का राज था। औरंगजेब का राज बहुत बात का है। ये अमरनाथ यात्रा तब भी बंद नहीं हुई थी जब भारत में इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ था, जब खिलजी आए, जब गुलाम वंश आया, जब लोधी आए, अफगान आए, कोई भी आए, तब भी बंद नहीं हुई थी। तो ये टुच्चा सा, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, कि ये टुच्चा सा, बिल्कुल, कुछ गली के गुंडों का एक आतंकी संगठन ये अमरनाथ यात्रा रोक लेगा? इतनी हैसियत नहीं, इतनी हैसियत नहीं है, इतनी दम नहीं है, इतना गोला बारूद उनके पास नहीं है जितना पूरे कश्मीर के डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को अगर बोलूं तो पूरे पाकिस्तान के पास उतना गोला बारूद फिलहाल नहीं है जितना अकेला जम्मू कश्मीर की पुलिस उठाई हुई है, क्योंकि वो शुरू से एक सेंसिटिव एरिया बन गया है 90s के बाद से। तो पुलिस को भी उस हिसाब से तैयारी दी जाती है। और मैं तो पुलिस को एक बहुत छोटा, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत छोटा तबका बोला, उनके ऊपर कुछ सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री है, उनके ऊपर डिफेंस फोर्सेस हैं। तो ये टुच्चे से आतंकवादी, खुद को आतंकवादी संगठन बोलने वाले गली के गुंडे, ये कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला लें, ये कितना भी डर का माहौल पैदा कर लें, ना अमरनाथ यात्रा कभी रुकी है और ना रुकेगी। इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं, बस ये हो सकता है कि हाँ, उनके दिमाग में एक मोमेंट ये आया था कि इस समय प्रेजेंट में अभी भारत की जैसी स्थिति है उस एरिया में, अगर आप ज्योग्राफी को समझो, जहां हमला हुआ है, बिल्कुल, पहलगाम के बैसारन में 3 दिन पहले रामबन का हाईवे लैंडस्लाइड में ध्वस्त हुआ है। हाँ। जब आप बैसरन से नीचे, पहलगांव से नीचे आते हो तो श्रीनगर तक आने के लिए बैसरन हाईवे एक मेन रूट है, बाय रोड अगर आते हो। सैलानी जो जा रहे हैं, मैक्सिमम सैलानी जाते हैं बाय कार, ठीक है। हाईवे टूटा हुआ है, कुछ सैलानी वहां अपना समय एक्सटेंड करके फंसे हुए हैं, मैं फंसे बोलूंगा या क्या, बट वो सैलानी है तो एंजॉय कर रहे हैं। जेडी वेंस का भारत में आना हुआ है कल, प्लस इस समय अप्रैल से लेके जून एंड तक पहाड़ों में टूरिज्म पीक पर होता है। ये पूरा ऐसा पीक आता है कि साल भर के लिए पहाड़ी व्यापारियों को रेवेन्यू जनरेट करके दे जाता है। इन लोगों के दिमाग में यह आया था
कि 3 एस्पेक्ट इतने स्ट्रांग है कि जेडी वेंस भारत में है तो कश्मीर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया बताया जाए, भारत को कमजोर राष्ट्र बताने की Exactly. एक कोशिश है। बिल्कुल कि भारत उस मजबूती में नहीं है जिसमें भारत दिखा है। जी जी जबकि हकीकत है क्या मजबूत है। बिल्कुल। अगर मजबूत नहीं होते तो शायद बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, ये 26 से ज्यादा गिनती आगे बढ़ सकती थी, 28 से ज्यादा गिनती आगे बढ़ सकती थी। क्योंकि मैं अगर खुद को उस जगह रख के देखूं तो मेरे अंदर ये पता है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो मैं बंदूक लेके भागूंगा नहीं, सामना करूंगा। उन्हें ये पता था कि ये कायराना हरकत करके भागना है। दूसरा, क्योंकि रामबन हाईवे टूटा हुआ है तो वहां टूरिस्ट फंसे हुए हैं। ये बहुत अच्छा मौका है सॉफ्ट टारगेट मिलने का और टारगेट किलिंग करने का, पूछ पूछ के मारने का। तीसरा, कहीं ना कहीं उनके विचार में, जैसा रील्स में और हम न्यूज में भी देख रहे हैं कि उस पीड़िता का जब नाम आया, श्रीमती मंजुनाथ राव, उनसे यह बोला गया कि मोदी को जवाब दे दो। हाँ, बोला मेरे पति को मारा है तो आप मुझे भी मार दीजिए। उन्होंने ये बोला कि हाँ, ये जाके मोदी को बताना, उस आतंकवादी ने बोला। तीसरा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि अगर टूरिस्ट पे हमला करेंगे तो कश्मीर में टूरिज्म कम होगा और कश्मीर सिर्फ कश्मीरी नेटिव या पीओके से आने वाले आतंकवादी या पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों का ही रहेगा, जो उनका सिर्फ एक थिंकिंग रह सकती है। वो पूरा मतलब इस युग में तो कभी पूरा नहीं हो सकता। मतलब अनिकेत ये कहना चाह रहे हो कि अगर इस तरह की हरकतें ये लगातार करेंगे तो इनको जो स्वायत्तता चाहिए, इनको जो अपनी मनमर्जी की आजादी चाहिए, जिस पर बुरी तरह से अंकुश लगा हुआ है, बिल्कुल, और बहुत मुश्किल से ये हमले कर पाए, बिल्कुल, तो उस तरह से ये वहां के, लेकिन एक बात है कि स्लीपर से बिना मुखबिर तंत्र के, क्योंकि देखिए विभीषण नहीं होता तो लंका के साथ ऐसा नहीं। सर देखिए, कश्मीर एक एजेंसी है। पाकिस्तान ने जितना हथियार और पैसा कश्मीर को दिया है, उतना अगर वो हिंदुस्तान के किसी और स्टेट को देता तो शायद वो स्टेट आज खुद को आजाद कर चुका होता। मैं जनरल मुनीर हूं, आप मेरे कश्मीर के एक एसेट हैं। आपका आना जाना बॉर्डर के आर पार हो रहा है। वहां बैठा एक आदमी डिफेंस फोर्सेस का कमांडर है। मैंने आपको बोला, ये लीजिए 50 AK-47 और ये लीजिए 5 करोड़ रुपए, ये साथ में ले जाओ, वहां लोकल जनता को दो और कश्मीर में नफरत फैलाओ। आप अपनी वो 50 AK-47, 500 गोलियां और 5 करोड़ रुपए लेके अनंतनाग के किसी एक एरिया में सेफ हाउस में आके आपने वो हथियार रख दी। अब आप गए मिलिट्री कमांडर के पास, साहब इस अनंतनाग में इस घर में इतना पाकिस्तानी गोला बारूद और 5 करोड़ रुपए मिले हैं। मिलिट्री जाएगी, वहां वो हथियार जब्त करेगी, पैसा जब्त करेगी, उसके बदले भी वो 5 करोड़ के बदले भी उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा और मिलिट्री इस खबर का इनाम आपको जो देगी वो देगी। पाकिस्तान से आपका पैसा आ ही रहा है। तो टेररिज्म को धंधा बनाने वाले कश्मीरियों ने इस तरीके का एक मॉडल बना लिया है कि पैसा पाकिस्तान से भी आए, पैसा हिंदुस्तान से भी आए और उनका घर चलता रहे। तो ये मॉडल है कश्मीर का। चलिए ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भारत फाइनेंशियल बैकबोन है टूरिज्म, बिल्कुल है। तो अगर आप सच्चे हितैषी हैं कश्मीर के, तो आप उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। ये बिल्कुल कर रहे हैं सर। उसके पीछे आपका क्या? बट अभी आपने, हम न्यूज एजेंसी हैं, आपने बाकी न्यूज एजेंसीज में भी देखा, जैसे हमें स्टॉक्स मिले, क्या ऐसा रिएक्शन आपको पुलवामा या उरी के हमले के बाद देखने को मिला था कश्मीरियत का? जितना कश्मीरी जनता आज गुस्से में बैठी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, मीडिया कैंडल मार्च निकाले, मीडिया बाइट्स को, वो मीडिया इसके अगेंस्ट मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि यह कायराना हमला था और इसका बदला लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसके मूल में मैं फिर उसी पे आ रहा हूं जी,
क्या इसके मूल में ये माना जाए कि जो वहां पर जमहूरियत की वापसी और पूरी तरह से जो इसके समय से उस ट्रीटी, उस संधि को अगर हम एक तरफ रख दें, इतिहास को एक तरफ रख दें, और इनकी जो विशेष दर्जे इनको थे और तमाम तरह की बात थी, उसके बाद बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि आप कहीं भी, कोई भी इंसान हिंदुस्तान का वहां पे जमीन ले सकता है। और एक बात ये भी आई कि जो हम हाईवेज में अक्सर साइनेज में पढ़ते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, सरकार कह रही हमने इसको एक करके दिखा दिया है। अब तक एक किताब और सड़क किनारे था। तो क्या वाकई में ये जो पूरा मामला हुआ है, वहां पर ये आतंकी इस तरह की लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं, क्या है उसका विरोध है? या इसको हम तुलनात्मक करें कि यूनियन टेरिटरी के टाइम पे ठीक था, राष्ट्रपति शासन के साथ जब केंद्र सरकार के पास 2 या 3 मेजर चीजें हुआ करती थी, तब ठीक था या अब ठीक है, क्या है ये? सबसे पहले तो उस डाउट को क्लियर कर दूं मैं कि अगर वो इस थिंकिंग में बैठे हुए हैं कि जमहूरियत वहां वापस आएगी और 370 जैसी भारत की कलंक बहाल हो पाएगी और वहां वो उसी स्टाइल में जी पाएंगे जैसे वो पहले जी रहे थे, 90s से लेके 2013 तक जी रहे थे, सॉरी 18 तक जी रहे थे, ठीक है? वैसा कभी नहीं होने वाला, अब तो कभी भी नहीं होने वाला। जमहूरियत के जाने के बाद, 370 के हटने के बाद कश्मीर की लोकल जनता को भी समझ में आया है कि पैसे का लेन देन क्या होता है, बिजनेस क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है? कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान की भी वो हालत नहीं है कि वो कश्मीर को फिर से इतना खर्चा दे पाए। खुद भूखा नंगा बैठा हुआ क्या देगा? खुद भूखा नंगा बैठा हुआ है। और दूसरा, एक हकीकत से पर्दा उठाता हूं सर, दुश्मन ना हाफिज सईद है, ना हामिद गुल है, दुश्मन ना कश्मीर के अलगाववादी हैं, असली दुश्मन है जनरल मुनीर और आईएसआई चीफ। खुलकर बोल रहा हूं, भारत के असली दुश्मन ये है। इन सबको पैसा आता है पाकिस्तान से, और भारत को रिटेलिएशन जो बोला जाता है, बदले की भावना के तहत हमला कर जवाब देना। आप भेजिए पाकिस्तानी पंजाबी अफसरों की लाशें भेजिए, मारिए गोलियां, हिंदुस्तान की फोर्स, मैं बोल रहा हूं ना, मारिए गोलियां, भेजिए उनके गांव में लाशें। अगले दिन से आतंकवाद अपने आप कम हो जाएगा, जब उन्हें यह पता पड़ेगा कि चुन चुन। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप देखिए गुस्सा फूट गया जी, और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, बिल्कुल प्रतिक्रिया बड़ी तीखी आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे मानवता का बिल्कुल है। और बहुत बड़ा हमला इसलिए है कि ये एक बड़े देश में बहुसंख्यक समाज का सीधे तौर पर टारगेट करके और उस पर आप खुलकर आ गए। बिल्कुल। तो ये खुलकर आने के पीछे इनकी जो मंशा है, ये क्या हिंदुस्तान की जो विविधता है, जो हमारे यहाँ हर 5-7 किलोमीटर में आबो हवा, पानी, जलवायु, सारी चीजें मतलब बदल जाती है, बिल्कुल, उसके बावजूद हमारे यहाँ एक इंटीग्रिटी है, हम लोग एक मजबूती से खड़े रहने वाला राष्ट्र, बिल्कुल, उसकी मूल जो आत्मा है उस पर किस तरह का प्रहार करने की कोशिश है, और क्या ये अलगाव के जो बीज हैं इसको और फैलाने का एक तरह से साजिश है, क्या है, क्या ये चाहते क्या? इसका 4 लाइन में आपको उत्तर देता हूं। हिंदुस्तान के लिए ये वक्त बहुत ही नाजुक है, संक्रमण, हिंदुस्तान के लिए ये वक्त बहुत ही नाजुक है, क्योंकि हम पर हमले दर हमले हैं, बिल्कुल, और दुश्मन का दर्द यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं और मजबूत भी हो रहे हैं, एग्जैक्टली, और निखर के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। जितने हमले हुए हैं उसके बाद हिंदुस्तान थोड़ा सोता हुआ एक मुल्क है, एक नेशन है, डाइवर्सिटी है। हाँ, हमारे डीएनए में ये चीज है कि हमारे घर में नहीं हुआ है तो हमें कोई फर्क नहीं है। ये कमी है हिंदुस्तानियों में और हिंदुस्तान में कि आग जब तक मेरे खुद के घर में नहीं लगेगी, मैं भागने की नहीं सोचूंगा, और जब तक भागने की सोचूंगा मुझे रास्ते नहीं दिखाई देंगे।
ये कमी हिंदुस्तान की भी रही और इसी का फायदा दोनों पड़ोसी मुल्कों ने बहुत अच्छे से उठाया। अच्छा, मैं समझ में आता हूं जी, मैं अपने पॉइंट को क्लियर करूं। जैसा आपने सवाल किया कि दुश्मन का दर्द, हाँ ये दर्द है, उसके दिल में हमेशा रहेगा कि हम इतना हमला करते हैं, ये फिर से खड़े कैसे हो जाते हैं। इसे कहते हैं अपनी थिंकिंग को मॉडर्न रखने से। कोई भी देश सिर्फ धार्मिक गतिविधि से नहीं चलता, कभी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ धर्म को आगे लेके चलेंगे तो वो बर्बादी का रास्ता है। 60s के टाइम में पाकिस्तान हमसे बहुत एडवांस देश था, बहुत एडवांस। जब हिंदुस्तान में अकाल पड़ा हुआ था तब पाकिस्तान न्यूक्लियर बना रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे और हिंदुस्तान को एक किसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के छोटे से दबे कुचले देश जैसा देखा जाता था। बट हमारी थिंकिंग ने ये सोचा कि हाँ, सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको साथ में लेके चलने की बहुत जरूरत है। सबको साथ लेके चलोगे तब जाके आप एक नेशन बिल्ड कर पाओगे। और सिर्फ इस्लाम, सनातन, क्रिश्चियनिटी, जैन, बौद्ध, ये सिर्फ एक धर्म लेके चलोगे तो आप आज जो फ्यूचर जो है आपका आने वाला, वो आप बर्बाद कर लोगे। वो हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख रहे हैं हालात, कि इतना एडवांस देश बद से बदतर हो गया। IMF के आगे हर साल भिखारी बन के पहुंच जाता है, हाथ फैला के, कटोरा बड़ा है। हर दिन कोई नया बाप बना लेता है, कभी टर्की, कभी US, कभी UK, कभी कहीं, कभी कनाडा। हर देश के आगे जो उसको चंदा दे देता है उसका वो बेटा बन जाता है। अच्छा, कश्मीर में जी, अब इस हमले के बाद जो आतंकी संगठनों के समर्थन वाले मुखबिर बंद स्लीपर्स से मिलने वाली इमदाद, मदद और तमाम चीजों के वो भी आपको लात मारने की कोशिश है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि कश्मीर ऐसे कई हमले देख चुके, पहला नहीं है, तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए ये बड़ा है या कश्मीरियत बड़ी है? कश्मीरियत का मूल क्या है? क्योंकि वहां की मेहमान नवाजी और वहां का जो आम, जो बिल्कुल टिपिकल जिसको मैं कहूं कश्मीरी है, बिल्कुल उसके भीतर ये चीज मैं नहीं समझता। सर, बहुत सॉफ्ट नेचर है कश्मीरियों का। जी, वही मैं कह रहा हूं। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी गुर्जर हो, या कश्मीरी डोगरे हो, कोई भी हो, बहुत सॉफ्ट नेचर है कश्मीरियों का। जो प्रॉपर नेटिव कश्मीरी है वो आपसे तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकते। क्या है ये उस पार से आए हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा कर करके उन लोगों का थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर दिया है। अभी भी नेटिव कश्मीरी जो है, जो ओरिजिनल कश्मीरी है, वो इनके प्रोपेगेंडा में जल्दी ब्रेन वॉश नहीं होता। ब्रेन वॉश सिर्फ वो होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं मेरा जिनके पास एक्सपोजर नहीं है। आपके सवाल का यही जवाब है सर, कि उनके लिए कश्मीरियत इंपॉर्टेंट है या कश्मीर इंपॉर्टेंट है या देश इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कश्मीरियत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपनी पहचान नहीं खोना चाहते। और आप नहीं तो इनको क्या कश्मीरियत को बचाने का इनके भीतर क्या इस तरह का जहर भरा गया है मूल कश्मीरियों के भीतर कि अगर सरकार आ जाएगी, सुनिए, सरकार आ जाएगी, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट है, कोई सरकार और लोकतांत्रिक देश है, आज मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो आ जाएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसा हो जाएगा, अगर हम रहेंगे तो तुम्हारी चीजों को बचा के रखेंगे। क्या है, क्या देते हैं? ये प्रोपेगेंडा वो लोग फैलाते हैं, हर साल फैलाते हैं, हर 5 साल में फैलाते हैं। लेकिन सर, अगर प्रोपेगेंडा, मैं आपसे बोलता हूं, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल हो पाते हैं तो क्या 47 से आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, 2025 चल रहा है, आजाद हो गया कश्मीर? किस बात की आजादी? हम तो भारत का अभिन्न अंग मान ही रहे हैं ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ, तो हमारे लिए, उन लोगों के लिए, उनकी नजर में वो जम्मू से नीचे बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर को जम्मू से नीचे टच करना चाहते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये डिफेंस फोर्सेस अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन अंततः होती है एक्सेप्टेंस।
अच्छा, एक्सेप्टेंस। कश्मीर ही उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, कश्मीरियत उन लोगों को एक्सेप्ट तो नहीं फिर करते। शेल्टर कहाँ मिल रहा है, पनाह कहाँ मिल रही हो? मैंने आपको बोला ना कि जो दबे कुचले हैं, जिन्हें पैसे की ज्यादा आर्थिक जरूरत रूप से है, जो कमजोर, ठीक, वो बन जाते हैं इन्फॉर्मर। लेकिन वो सिर्फ उनके इन्फॉर्मर नहीं बनते जहां से पैसा आता है। सर, विदाउट इंफॉर्मेशन एक लोकल पुलिस भी इंफॉर्मेटिव काम नहीं कर पाती। मिलिट्री को भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बहुत जरूरत पड़ती है। उसी तरह पाकिस्तानियों को भी या पाकिस्तान की मिलिट्री को भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। नहीं, अब मैं आता हूँ वापस उस जगह पर। उसकी जो टोपोग्राफी आप देखें, बिल्कुल चारों तरफ से पूरा जंगल और वनों से घिरा हुआ, बड़े बड़े पेड़, और एक मात्र महज 5 फुट का एक लोहे का गेट, बीच में घास का भारत का सूर्य है। लोग खच्चर से जा रहे हैं, गाड़ियां नहीं है। अब बात आती है कि फोर्सेस अपना काम कर, तो क्या उस इलाके में हमारा सिक्योरिटी फेल्यूर है, हमारे मुखबिर तंत्र जो सिक्योरिटी में फैले उनका फेल्यूर है, हमको प्रॉपर इनपुट नहीं मिल पाया, या उस टोपोग्राफी के बीच में कॉम्बिंग और मॉनिटरिंग और गश्त जो होनी चाहिए वो रेगुलर नहीं होती, या उसकी जरूरत नहीं समझी? नहीं, ऐसा नहीं है सर। कॉम्बिंग और गश्त 24 घंटे टायरलेसली हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन पैरामिलिट्री 24 घंटे टायरलेसली काम करती हैं, 24/7। उस एरिया की बात कर रहा हूँ सर। वो आप जैसे ही जम्मू से ऊपर चले जाओगे, श्रीनगर से ऊपर चले जाओगे, आपने कहा कि जैसे आप भी जो आप 100 मीटर बिना चेकिंग पार नहीं कर सकते। तो फिर ये कहां ये हुआ कहीं ना कहीं, बोल सकता हूं, बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से, प्लस उन लोगों का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्ट्रांग होने की वजह से। मतलब उन्होंने लोकल लेवल पे ऐसा तो नहीं कि पहले से आके शरण ले ली हो? मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। अचानक से हमला नहीं होता सर, नहीं होता, ठीक है। 6 महीने प्लान होता है, 6 महीने रेकी की जाती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। हर पोस्ट पे ये चेक किया जाता है कि इस पोस्ट पे इस बटालियन का ये सैनिक खड़ा है, इसकी मैगजीन में कितनी गोलियां हैं, बिल्कुल ये पूरी रेकी की जाती है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही को ही भेजा जा रहा है, जाओ रेकी करके आओ। अलग अलग केस आते हैं, नोट करते हैं, लाके देते हैं, पूरी प्लानिंग के तहत की जाती है। अब आप बैसरन की अगर आप टोपोग्राफी की बात करें, ऊंचे ऊंचे बहुत पहाड़ हैं। हाँ जी। इन पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे लकड़ी के सेफ हाउस बने हैं, जो किसी गुर्जर के हैं, किसी बकरवाल के हैं, किसी डोगरे के हैं, किसी कश्मीरी मुसलमान के हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, ठीक है। इनमें एक इंफॉर्मेशन में मान लीजिए ये एक घर है, इस घर का एक लड़का जो बकरी चराता है और ये पाकिस्तान है, यहां आता है, उसकी एक बकरी चली जाती है। इन लोगों को कोई ऐसे फेंसिंग वायर तो है नहीं कि ये आराम से ले आते हैं, आना जाना इन लोगों का होता रहता है। कब ये प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इस घर को भी नहीं पता होता कि वो जो आ रहा है उसके साथ लड़का वो कौन है। वो बैठते हैं, जैसे आप मेरे घर आए, मेरे आपके घर आए, हमें नहीं पता कि हम स्लीपर सेल्स हैं कि नहीं, ठीक है। आपको भी नहीं पता होगा, ना मुझे पता होगा, ठीक है। अचानक से ये चेन पे चेन जुड़ती चली जाती है और एक तारीख इनके आला कमान फिक्स कर देते कि इस तारीख को ऐसा ऐसा ये होना है, मौका देख के, या फिर अचानक से भी हो सकता है कि मौका देख के आज मौका अच्छा है कि आज कर दो। ये तरीका होता है इन लोगों के वर्क करने का, ये तरीका होता है इन लोगों के वर्क करने का। जहां रही कॉम्बिंग की बात, कॉम्बिंग पोस्ट लगती है एक रोड पर, एक सड़क पर, एक कच्ची सड़क पर, एक गली में, लेकिन पहाड़ों से नीचे उतरते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर आप कॉम्बिंग गश्त नहीं लगा सकते। एक बकरी चराने वाले को आप रोज कॉम्बिंग में नहीं रोक सकते। वो आपको पता है कि ये लड़का रोज इस झोपड़ी से निकल रहा है, रोज इस झोपड़ी से निकल रहा है अपनी बकरियां लेके, मैं रोज रोज उसको परेशान नहीं कर पाऊंगा। इतना ना मेरी ड्यूटी का टाइम हो पाता है, ना हो सकता है मैं रोज रोज उसे परेशान करूं, मेरे पीछे से कोई निकल जाए। लेकिन आप देखिए, इतने युद्ध चले, लंबे लंबे युद्ध चले, निकले, दुनिया भर की ऐसी चीजें आई, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, एक तो धर्म पूछकर और दूसरा पर्यटक सैलानी टूरिस्ट उसको निशान। कहीं ना कहीं सर हमारे पड़ोसी की कमर टूट चुकी है फाइनेंशियली। अब वो उसी ठर्रे पर आ गया है कि कश्मीर की कमर कैसे तोड़ी जाए।
अब उनके लिए कश्मीर जमीन का मुद्दा नहीं रह गया है, अब हो गया है ईगो की बात। क्योंकि कश्मीर पे हमने बहुत खर्च किया, बहुत पैसा लगा दिया और हम खुद कंगाल होने पे आ गए, लेकिन हम कश्मीर का कुछ नहीं कर पाए। अब हिंदुस्तान की हुकूमत से दुश्मनी नहीं है, अब उनकी कश्मीरियत से दुश्मनी है। अब वो कश्मीर की कमर तोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये पहला हमला टूरिज्म पे किया है कि टूरिज्म एक इतनी प्यारी वादियां, इतनी खूबसूरत वादियां, इतनी ठंडी हवा, जहां नॉर्थ इंडिया आग उगल रहा है, वहां आप कहां जाना चाहोगे? उत्तराखंड जाना चाहोगे, हिमाचल जाना चाहोगे, कश्मीर जाना चाहोगे? बिल्कुल, ठीक, पहाड़ पे कहीं भी जा सकते। एग्जैक्टली। और कश्मीर इन 3 राज्यों की सबसे ज्यादा इकोनॉमी है टूरिज्म। बिल्कुल है। आप कश्मीर में इंडस्ट्रीज नहीं स्टेब्लिश कर सकते, इतने पहाड़ों पे कहां जाओगे? इजाजत नहीं दे रहे ना उस बात। ऊपर पहाड़ों पे पोस्टेड जो जवान हैं उनके लिए बाय प्लेन भेजी जाती है सप्लाई। अब बात ये बताएं आप ठीक कि उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं बिल्कुल फाइनेंशियली, मान लिया। इसलिए ये कायराना हमला हुआ है कि टूरिस्ट भी अब जाने से डरे। और कहीं ना एक कहीं, भय का माहौल। कहीं ना कहीं बहुत छोटे स्तर पर ही सही, हिंदुस्तानी टूरिस्ट के दिल में अब ये डर बैठ गया है कि कश्मीर में अब टूरिस्ट भी सेफ नहीं है। ये बहुत इस बड़ा, हमले के बाद ये बहुत बड़ा एक सरकार आश्वासन दे, कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, इसको दिमाग से निकाल। 370 हटने के बाद भी क्या हम उन 7 लाख कश्मीरियों को वापस बसा सके? क्योंकि उनके दिल में वो डर है कि उनके दादा के माथों के बीच में सरिये घुसा दिए गए थे। बिल्कुल बहन बेटियों के साथ क्या नहीं हुआ था, वो उस बर्बरता की इंतहा, खौफनाक जगह पे डर के मारे वापस नहीं जा। बिल्कुल, वो तो एक बहुत बड़ा दर्दनाक डर हिंदुस्तानियों के अंदर सबसे बड़ा डर यही होता है, मेरी जान और मेरे परिवार की जान। बिल्कुल। ये बोल के कहीं ना कहीं कश्मीर टूरिज्म की कमर तोड़ने की कोशिश की है। देखना यह है, ताजी घटना है कि इन्होंने ये कश्मीर की कमर तोड़ने की जो कोशिश की है, इसमें ये सिर्फ एक हेयरलाइन फ्रैक्चर दे पाए हैं या वाकई में इन्होंने कमर तोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप सरकार की तरफ सब बड़ी टकटकी लगा के देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बालाकोट से भी बड़ा चुनाव पूरे हिंदुस्तान की क्या लग रहा है कि चाहे हम एनएसए की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी हमारी है एजेंसी, जो डोभाल साहब तमाम, मोदी जी ने भी एयरपोर्ट में मीटिंग ले लिया, अमित शाह वहां पहुंच गए, सारी चीजें हो गई, देख लिया, कर लिया। अभी क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का अब जो अगला मूवमेंट है उसमें, क्योंकि ये इन्होंने कर तो दिया है और करने के बाद ये कायर तो है, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर निर्दोष मासूमों को, निहत्थों को हमेशा की तरह जैसे इनकी फितरत निशाना बनाया। सरकार की तरफ से क्या, कश्मीर और प्रशासन की तरफ से क्या, कश्मीर के लोगों का सपोर्ट का परसेंटेज, इसके बाद क्या हमारी फोर्सेस के साथ, हमारे अपने तंत्र के साथ किस तरह से और बढ़ेगा, क्या लगता है? एक चीज जो समझ में आएगी सर अब, कि अब ये समझ में आएगा सब लोगों को, सारी जनता को भी और प्रशासन को भी, कि अब वो वक्त गया कि जब पार्टियां आपस में टशन में रहती थी। टूरिस्ट पे हमला केंद्र सरकार को कश्मीर सरकार से डायरेक्ट जोड़ेगा, स्टेट पुलिस से लेके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री की बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जितनी भी हैं, ये एकत्रित होकर कोई ना कोई जवाब तो देंगे। सितंबर में कहते हैं कि मोदी जी का रिटायरमेंट है, हो सकता है मे भी हो जाए,
उससे पहले आपको कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन देखने को तो मिलेगा, जिससे ये दोबारा तो कभी नहीं होगा, टूरिस्ट पे हमला दोबारा कभी नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा एक नया रिजल्ट निकल के आएगा कि कश्मीर की लोकल जनता ही इनको जूते दे दे के मार के भगाएगी। हाँ, वही ना, का जो सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है वो ये है कि लोकल उसके बिना तो हम कहीं कर ही नहीं सकते। रोटी की होती है, गोली की नहीं। अगर आपके सामने आटा रखा है और आप 3 दिन से भूखे हैं, तो उस आप आटे से कुछ बना लेंगे, लेकिन अगर आपके पास भी 2.5 लाख की एक AK-47 रखी है और 500 गोलियां रखी हैं, आप उसे खा नहीं पाएंगे। ये धीरे अब समझ में आ गया है कश्मीरी जनता को भी, कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट को भी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि अनिकेत समय जो है अब ब्रेक लगाने के लिए इशारा कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ हमारे युवा साथी अनिकेत, जिन्होंने अपनी समझ और अनुभव से इस बात की पूरी कोशिश की बताने और समझाने की कि आखिर जो पहलगाम का पूरा घटनाक्रम हुआ उसके पीछे क्या, उसके आगे क्या और अब आने वाले कल में क्या। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के भीतर अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है कि धर्म पूछकर वो जान ले रहा है, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि उस जैसे संगठनों की जो पिद्दी सी जान है वो हिंदुस्तान जैसी शक्ति के लिए एक बुलबुले से भी छोटी है और उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जनता को, समाज को और समूची मानवता को ये पूरी उम्मीद है। खास बात ये भी है कि मानवता के साथ इस बर्बर कायराना कलंक को पूरी तरह से धोने के लिए समूचा विश्व पटल भारत के साथ आगे आ रहा है, क्योंकि आतंक सीमाएं नहीं रखता। ऐसे में देश को, दुनिया को अगर बहुत महफूज रखना है तो इंसान को इंसान समझने की जो हमारी संस्कृति है उस पर ही हम आगे बढ़ सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।